हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ओम में आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से 200 वन लाइनर प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो दोस्तों, डिस्ग्राफिया लेखन विकार से संबंधित है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? तो यह कहा था दोस्तों वैलेंटाइन ने। किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि सबसे तेज होती है? तो यह होती है दोस्तों शैशवावस्था में। चौथा प्रश्न है, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का संप्रत्यय किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों वाइंगोत्स्की ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि का तरल ठोस फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड मॉडल किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों रेमंड कैटल ने। आगे देखते हैं दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों स्किनर ने दिया था। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो उन्होंने भूखी बिल्ली पर किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए एनईपी के अनुसार? तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के अनुसार प्राथमिक शिक्षा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बोबोडाल का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो यह संबंधित दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा से। किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है बोबोडाल प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जनक कौन है? तो यह है दोस्तों जॉन डीवी। कौन है दोस्तों? जॉन डीवी। अगला प्रश्न है, अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक किसमें होता है? समान तत्वों में। थार्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है। अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक किसमें होता है? समान तत्वों में, और यह थार्नडाइक का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है हमारा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बालक का विकास लंबवत न होकर कैसा होता है? तो उनका बालक का विकास वर्तुलाकार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह किसने कहा? तो यह कहा था दोस्तों जीन पियाजे ने। किसने कहा था? जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 है, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों त्रितंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, खेल विधि के जनक कौन माने जाते हैं? दोस्तों हेनरी कैडवेल कुक या तथा फ्रावेल। ठीक है। ये दोनों माने जाते हैं, हेनरी कैडवेल कुक तथा फ्रावेल। अगला प्रश्न है, मचान स्कैफोल्डिंग का उदाहरण क्या है? उदाहरण है हिंट या संकेत देना, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था किस स्तर में आती है? तो यह आती है दोस्तों पारंपरिक स्तर में। ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं उसको कन्वेंशनल लेवल। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खिलौनों की आयु एज ऑफ टॉयज किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि लब्धि आईक्यू का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों विलियम स्टर्न ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम लर्निंग कैसा परिवर्तन है? निम्नलिखित अधिगम लर्निंग कैसा परिवर्तन है? तो यह व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन है? तो यह है दोस्तों जॉन डीवी। कौन है दोस्तों? जॉन डीवी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक है। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? तो यह होना चाहिए दोस्तों 1:30 में, यानी 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों अपसारी चिंतन से। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये सभी प्रश्न लाभदायक होंगे। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में कौन से 3 आयाम हैं? तो सक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, यही 3 आयाम है। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम का पठार क्या है? जब सीखने की गति रुक जाती है, न उन्नति न अवनति। ठीक है।
अधिगम का पठार क्या है दोस्तों? जब सीखने की गति रुक जाती है उस समय न उन्नति होती है न तो अवनति होती है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का चालक न्यूनता सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों CS हल ने। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो कक्षा में लड़के लड़कियों को समान भूमिकाएं देना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 30 है, बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, यह कहा था दोस्तों अरस्तू ने कहा था। अगला प्रश्न है, विस्मृति फॉरगेटिंग कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो पाठ की पुनरावृत्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगमन विधि में शिक्षण सूत्र क्या है? तो इसमें है उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि में शिक्षण सूत्र क्या है? उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत या मांग का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों अब्राहम मैस्लो ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 35 है हमारा, डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? दोस्तों डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीवावाद। ठीक है, जीववाद क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। ठीक है, यही जीववाद है। अगला प्रश्न है हमारा, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने में मदद करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे धनात्मक अंतरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? तो विलियम किलपैट्रिक। कौन है दोस्तों प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता? विलियम किलपैट्रिक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। अगला प्रश्न है, इदम अहम और परा अहम की अवधारणा किसने दी? तो यह दिया था दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कौन सा सिद्धांत है? तो यह दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों थार्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो यह दोस्तों फ्राबेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 45 है हमारा, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो सामूहिकता की भावना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? तो यह कहा था दोस्तों रास ने कहा था। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? तो ड्वाइट डब्ल्यू एलन। कौन है दोस्तों? ड्वाइट डब्ल्यू एलन सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है? दोस्तों विद्यालय की तत्कालीन समस्याओं का समाधान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 है हमारा, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए, यह किसने कहा? तो यह दोस्तों रूसो ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोंटेसरी विधि के जनक कौन है? दोस्तों मारिया मोंटेसरी है मोंटेसरी विधि के जनक। अगला प्रश्न है हमारा, जब पूर्व अधिगम का नए अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे शून्य अंतरण या जीरो ट्रांसफर कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों CS हेल ने। इसका प्रयोग स्किनर ने किया था जिससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 53 है हमारा, आत्मनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो वुंट और टीनेचर आत्मनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? तो यह सन्निहित है। ठीक है, इंटरविंड है या इंटरलेटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि का समूह कारक ग्रुप फैक्टर सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों थर्स्टन ने। अगला प्रश्न है, अहम केंद्रित भाषा किस अवस्था की विशेषता है? तो यह विशेषता दोस्तों पूर्व
संक्रियात्मक अवस्था की, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सीखने का वक्र लर्निंग कर्व क्या दर्शाता है? सीखने की प्रगति या अवनति, ठीक है। सीखने का वक्र क्या दर्शाता है? सीखने की प्रगति या अवनति दर्शाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 58 है हमारा। शेल्डन ने शरीर संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? तो शेल्डन ने 3 भागों में बांटा था। पहला था एडोमार्फिक, दूसरा था मेसोमार्फिक और तीसरा था एक्टोमार्फिक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनोसामाजिक विकास, ठीक है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों एरिक एरिक्सन ने। किसने दिया था? एरिक एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, डाल्टन विधि के जनक कौन है? तो हेलन पार्कहर्स्ट, ठीक है। हेलन पार्कहर्स्ट डाल्टन विधि के जनक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 62 है, एक बच्चा जो दृष्टिबाधित है उसके लिए कौन सी सामग्री उपयोगी है? तो दोस्तों उसके लिए कौन सी सामग्री उपयोगी है? स्पर्शीय सामग्री, यानी कि और ऑडियो बुक्स, ठीक है। स्पर्शी सामग्री और ऑडियो बुक्स उसके लिए जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गामक विकास मोटर डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य है? तो मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र का विकास, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूझ या अंतर्दृष्टि इंसाइट लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों कोहलर ने दिया था, और यह गेस्टाल्टवाद के जनक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? तो यह है दोस्तों डेनियल गोलमैन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 66 है हमारा, लिंग सेक्स क्या है? एक जैविक संरचना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क उद्वेलन विधि के जनक कौन है? तो यह है दोस्तों आर्सबर्न, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया दोस्तों जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का नया शैक्षणिक ढांचा क्या है? तो यह दोस्तों 5+3+3+4, ठीक है, यही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेंडर क्या है? यह भी एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। लिंग सेक्स क्या है? यह एक जैविक संरचना है, याद रखिएगा। और जेंडर क्या है? यह एक सामाजिक संरचना है। आगे बढ़ते हैं, शैशवावस्था में बुद्धि मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अभिसारी चिंतन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, साम्य धारण की प्रक्रिया किसने बताई? तो यह बताई थी दोस्तों जीन पियाजे ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं? तो स्वतंत्र रूप से सोचने वाले और जिज्ञासु होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की स्याही धब्बा परीक्षण रोर्सा इंकबॉल्ट टेस्ट किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों हरमन रोर्सा ने, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। यह कथन किसका है? यह कथन JB वाटसन का है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, थार्नडाइक के सीखने के कितने गौण नियम हैं? तो उनके 5 नियम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 79 है हमारा, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण, ठीक है। ये सृजनात्मकता के 4 प्रमुख तत्व हैं। अगला प्रश्न है, निजी संवाद प्राइवेट स्पीच की अवधारणा किसने दी? तो यह दी थी दोस्तों वाइंगोत्स्की ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो यह की थी दोस्तों डॉक्टर ANN सेनगुप्ता ने, और 1916 में किया था कोलकाता में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन है? तो मैक्स वर्दीमर गेस्टाल्टवाद के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
अभ्यास के नियम के दो भाग कौन से हैं? तो उपयोग और अनुपयोग का नियम। ठीक है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम, ये अभ्यास के नियम के दो भाग हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 84 है हमारा, हस्तशिल्प की शिक्षा किसने दी, किसे दी जानी चाहिए? तो यह दी जानी चाहिए दोस्तों पिछड़े बालकों को। किसको दोस्तों? हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए? पिछड़े बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? तो यह है दोस्तों वुडवर्थ। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों वाइगोत्स्की ने। अगला प्रश्न है, वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है? तो यह आता है दोस्तों संवेदी गामक अवस्था में, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था तक रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, संरक्षण कंजर्वेशन का गुण किस अवस्था में आता है? तो यह आता है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो 7 से 11 वर्ष तक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 89 है हमारा, जब बच्चा जोर जोर से बोलकर खुद को निर्देशित करता है तो उसे वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो वाइगोत्स्की उसको निजी भाषा कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, गार्डनर के अनुसार दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं और इरादों को समझने की क्षमता क्या है? तो यह दोस्तों अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। अगला प्रश्न है हमारा, गार्डनर के अनुसार खुद की भावनाओं को समझने की क्षमता क्या है? तो यह दोस्तों अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधियों को अपनाना। अगला प्रश्न है, बच्चे सबसे प्रभावशाली ढंग से कब सीखते हैं? जब वे स्वयं करके सीखते हैं। ठीक है, तब बच्चे अधिक सीखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 94 है दोस्तों। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है हमारा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। अगला प्रश्न है, निगमन विधि में शिक्षण सूत्र क्या है? नियम से उदाहरण की ओर। निगमन विधि में क्या होता है दोस्तों? नियम से उदाहरण की ओर शिक्षण सूत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य किसने बताए? तो यह बताया दोस्तों B.S. ब्लूम ने। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बालकों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यह है दोस्तों अभिप्रेरणा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 98 है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो यह अध्ययन करता है दोस्तों मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 100वां प्रश्न है दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ है? तो सीखने के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकन। ठीक है, यह रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 101वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ तक देख लिए होंगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। प्रश्न है हमारा, योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो दोस्तों सत्र के अंत में किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 102 है हमारा, पोर्टफोलियो क्या है? तो बच्चे के कार्यों और उपलब्धियों का क्रमबद्ध संग्रह पोर्टफोलियो कहलाता है। अगला प्रश्न है, आकलन का मानक संदर्भित प्रकार क्या है? तो जब छात्र की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आकलन का निष्कर्ष संदर्भित प्रकार क्या है? तो जब मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानकों पर किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। ठीक है, यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए मूल्यांकन का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो स्टीफन एम कोरे को क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिपादक माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, NEP 2020 में
किस उम्र के बच्चों को शामिल किया गया है? तो 3 से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ दोस्तों 1 अप्रैल 2020 को। अगला प्रश्न है, RTE 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितने हैं? तो 200 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 110 है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितने हैं? तो 220 दिन। ठीक है, प्राथमिक स्तर के लिए 200 और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 220 दिन। अगला प्रश्न है हमारा, RTE 2009 के अनुसार एक सप्ताह में शिक्षक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे कितने हैं? तो यह है दोस्तों 45 घंटे, तैयारी के समय सहित। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल अधिकार की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब की गई? तो यह की गई थी दोस्तों 20 नवंबर 1989 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 किस पर बल देती है? ठीक है, तो यह किस पर बल देती है दोस्तों? रचनावाद। किस पर बल देती है? रचनावाद और करके सीखने पर बल देती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी है? तो सुविधादाता की भूमिका होती है शिक्षक की। ठीक है, अगला प्रश्न है, NCF 2005 का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक है, यही NCF 2005 का मुख्य सिद्धांत है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थार्नडाइक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों थार्नडाइक ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 118 है, शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों इयान पावलोव ने। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 121 है हमारा, प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों जॉन डीवी ने। आगे बढ़ते हैं, तूफान और संघर्ष की अवस्था किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों किशोरावस्था को, और यह कहा था स्टेनले हॉल ने। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 123 है हमारा, गैंग एज समूह की आयु किसे कहते हैं? तो इसे उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवन का सबसे कठिन काल किसे माना गया है? तो यह माना गया है दोस्तों किशोरावस्था को। अगला प्रश्न है, बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या होती है? प्रथम पाठशाला परिवार होता है बच्चे का। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? तो बालक के विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। अगला प्रश्न है, केंद्र से बाहर की ओर विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोक्सिमोडिस्टल कहलाता है केंद्र से बाहर की ओर का विकास का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 128, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? तो यह दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 129 है हमारा, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीखने के मुख्य नियम तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, यह नियम किसने दिया था? यह दिया दोस्तों थार्नडाइक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है? तो यह दोस्तों आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्मृति के कितने मुख्य अंग प्रक्रिया होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन सा? कूट, संकेचन, भंडारण और पुनर्प्राप्ति। ठीक है, पहला है कूट संकेचन, दूसरा है भंडारण और तीसरा है पुनर्प्राप्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, तत्परता का नियम क्या बताता है? तो यह बताता है कार्य करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना। ठीक है, अगला प्रश्न है,
IQ बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 सूत्र किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों टर्मन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है? दोस्तों यह 90 से 109 के बीच होता है सामान्य बुद्धि वाले बालक का IQ। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक का IQ कितना होता है? यह होता है दोस्तों 140 से अधिक। अगला प्रश्न है, जड़ बुद्धि बालक का IQ कितना होता है? यह होता है दोस्तों 25 से कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 138 है हमारा, TAT यानी थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट का निर्माण किसने किया? तो यह किया था दोस्तों मरे एवं मोर्गन ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, CAT चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट का निर्माण किसने किया था? यह किया दोस्तों लियोपोल्ड बेलाक ने। ठीक है, लियोपोल्ड बेलाक ने किया था CAT का परीक्षण। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो यह दोस्तों रूसो या जॉन डीवी को माना जाता है। ठीक है, और भारत में गिजुभाई बधेका को माना जाता है। याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है गिजुभाई बधेका को। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य अर्थ क्या है? दोस्तों सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाना। ठीक है, एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाना समावेशी शिक्षा का मुख्य अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 142 है हमारा, विशिष्ट बालक की श्रेणी में कौन आते हैं? तो दोस्तों प्रतिभाशाली, पिछड़े और दिव्यांग बालक आते हैं विशिष्ट बालक की श्रेणी में। अगला प्रश्न है, NCF 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? तो शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, यही NCF 2005 का मुख्य सूत्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है हमारा, RTE एक्ट 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? तो 1 से 1:35। ठीक है, यह यानी कि 35 बालकों पर एक शिक्षक रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अन्वेषण ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि के जनक कौन है? वह है दोस्तों लुइस ब्रेल। 6 बिंदुओं पर आधारित होता है ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है छात्रों की अधिगम संबंधी कमियों का पता लगाना। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है? तो कमियों का पता लगाकर उन्हें सुधारना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 149 है हमारा, पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? तो दोस्तों सूचनाओं का एक पैकेट या ज्ञानात्मक संरचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पाड़ या मचान स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? यह संबंधित है दोस्तों वाइंगोत्स्की से। अगला प्रश्न है, वाइंगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने के सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यह दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? यह स्थापित की थी दोस्तों विल्हेम वुंट ने 1879 में जर्मनी में स्थापित की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 153 है हमारा, व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म के जनक कौन है? तो यह दोस्तों JB वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों मैकडूगल ने और उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो यह पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन सिगमंड फ्रायड का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 157 है हमारा, 157 नंबर प्रश्न है, बालक का मन कोरी स्लेट के समान होता है। यह किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 158 है हमारा, संरचनावाद के जनक कौन है? तो दोस्तों विल्हेम वुंट और टीनेचर संरचनावाद के जनक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय किसने कहा है? तो यह कहा था दोस्तों वैलेंटाइन ने। अगला प्रश्न है हमारा, एक बच्चा जो सा को वाज पढ़ता है वह किससे ग्रस्त है? तो वह दोस्तों डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। अगला प्रश्न है हमारा,
और दोस्तों यह पढ़ने की समस्या भी से संबंधित है, डिसलेक्सिया, ठीक है, पठन विकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों विल्हेम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों अभिप्रेरणा के कितने घटक होते हैं? तो अभिप्रेरणा के 4 घटक होते हैं। पहला है आवश्यकता, दूसरा है चालक, तीसरा है उद्दीपक और चौथा है प्रेरक, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा संवेग, इमोशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों उत्तेजित दशा या भावों में उथल पुथल, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों रास का है। अगला प्रश्न है समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? तो समस्या की पहचान करना ही समस्या समाधान का प्रथम चरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा स्कीमा का अर्थ क्या है? तो स्कीमा का अर्थ है दोस्तों लंबे समय की स्मृति में संचित सूचनाओं का संगठित पैकेट, ठीक है, यही स्कीमा का अर्थ है। अगला प्रश्न है हमारा किस अवस्था को जीवन का स्वर्ण काल गोल्डन एज कहा जाता है? दोस्तों किशोरावस्था को गोल्डन एज कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, यह किसने कहा? तो यह दोस्तों वुडवर्थ ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता क्या कहलाती है? तो सामाजिक विकास कहलाती है और यह किसने कहा था? हरलाक के अनुसार यह कथन है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 170 नंबर प्रश्न है लिबिडो की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? तो यह दी थी दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने दी थी लिबिडो की अवधारणा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 171 है हमारा एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो दोस्तों 8 अवस्थाएं बताई थी एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की अवस्था, ठीक है। तो अगला प्रश्न है नैतिक यथार्थवाद और नैतिक सापेक्षता की बात किसने की? तो यह की थी दोस्तों जीन पियाजे ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 चरण कौन से हैं? दोस्तों अवधान, धारण, पुनरुत्पादन और प्रेरणा, ये बंडूरा के सामाजिक अधिगम के 4 चरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है बुद्धिलब्धि IQ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यह किया दोस्तों टर्मन ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 175 है हमारा गार्डनर ने मूल रूप से कितनी प्रकार की बुद्धियां बताई थी? तो बताई थी दोस्तों 7 प्रकार की बुद्धियां, बाद में 8 और 9 जोड़ी गई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह किसने कहा? तो यह कहा था दोस्तों क्रो एंड क्रो ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? गेट्स व अन्य ने कहा था। किसने कहा दोस्तों? गेट्स व अन्य ने। अगला प्रश्न है हमारा अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों C.H. ज्यूड ने। किसने दिया था दोस्तों? C.H. ज्यूड ने दिया था अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत, ठीक है, C.H. ज्यूड ने। अगला प्रश्न है गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों समग्रता या संपूर्ण आकार, ठीक है। अगला प्रश्न है स्मृति, मेमोरी क्या है? तो दोस्तों सीखी हुई बात को याद रखना, ठीक है, यही स्मृति है, यह वुडवर्थ के अनुसार है, ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे अच्छी स्मृति किसे माना जाता है? दोस्तों तार्किक स्मृति को सबसे अच्छी स्मृति माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 182 है हमारा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? दोस्तों यह सब हुई दोस्तों मोवेयर से, याद रखिएगा, मोवेयर से अभिप्रेरणा की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? तो रुचि, आनंद और जिज्ञासा, यह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 184 है हमारा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों पुरस्कार, दंड और प्रशंसा, ये बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? तो यह बना है दोस्तों परसेना से। किससे बना है दोस्तों? परसोना से बना है। परसोना मतलब होता है दोस्तों मुखौटा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्रेचमर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो बताए हैं दोस्तों 4 प्रकार के।
ठीक है। प्रश्न है हमारा, क्रेचमर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल जुंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार बताए हैं। पहला है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 188 है हमारा, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो दोस्तों 10 कार्ड होते हैं। 5 काले सफेद, 2 काले लाल और 3 बहुरंगी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? इसमें दोस्तों 31 कार्ड होते हैं। 30 चित्रों वाले और 1 खाली होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन किससे संबंधित है? यह संबंधित दोस्तों दिव्यांग और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित है विशिष्ट शिक्षा। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु या डॉट्स होते हैं? दोस्तों ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों उनको सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ADHD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है दोस्तों अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वलीनता ऑटिज्म का मुख्य लक्षण क्या है? तो सामाजिक संप्रेषण में कठिनाई। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे कैसे होते हैं? तो दोस्तों अपसारी चिंतन वाले बच्चे कैसे होते हैं? सृजनशील होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? क्रिएटिव माइंड के होते हैं अपसारी चिंतन वाले बच्चे। अगला प्रश्न है हमारा, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो उनकी बुद्धिलब्धि दोस्तों 70 से कम होती है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 197 है हमारा, बच्चे के विकास में संवेदनशील अवधि सेंसिटिव पीरियड का क्या अर्थ है? तो किसी विशिष्ट क्षमता के विकास के लिए सबसे उपयुक्त समय। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, विकास की किस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक खेल सिंबॉलिक प्ले खेलते हैं? तो यह खेलते हैं दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था में, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। अगला प्रश्न है, वाइंगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके बच्चे सीखते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है? जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम आए तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 200 वन लाइनर प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा तो आप अपनी परीक्षा में इस वीडियो के माध्यम से कम 15 से 20 प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।